राजा विक्रम सिंह के राज्य में कुशल राम नाम का एक बहुत धनी आदमी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात का भंडार था। उसे धन से संबंधी कोई भी फिक्र कभी नहीं रहती थी। इसके अलावा वो बड़ा ही घमंडी और आलसी हो गया था। वो एक जगह पर बैठकर सारे काम नौकरों से करवाता था। उसकी आलस ने उसे निकम्मा और बीमार बना दिया था। उसका प्रमुख काम खाना और सोना ही था। वो दिन प्रतिदिन मोटा होता चला गया। उसके हर अंग निष्क्रिय होने के कारण वो बीमार रहने लगा। वो हमेशा किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाने के कारण अपना इलाज करता रहता था। वो पूरे राज्य में आलसी सेठ के नाम से मशहूर था। उसके बारे में किसी ने एक दिन राजा विक्रम सिंह को भी बता दिया। राजा विक्रम सिंह ने चिरंजीवी की तरफ देखा और उनके मन में एक प्रश्न उभर गया। चिरंजीवी, हमने सुना है कि हमारे राज्य में कुशल राम नाम का एक बहुत बड़ा आलसी सेठ रहता है। वो बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है। क्या किसी तरकीब के द्वारा उसका इलाज संभव है? हुजूर, संभव है। क्या उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? क्यों नहीं हुजूर, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, परंतु 1 महीने का समय लगेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उसे ठीक करके दिखाओ तो मानो। ठीक है हुजूर, मैं उसे ठीक कर दूंगा। चिरंजीवी ने साधु का भेष बनाया और उस आलसी सेठ के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक कुटिया बनाकर अपना आसन जमा लिया। उनके चमत्कार की बात आलसी सेठ कुशल राम के कानों तक पहुंच गई। कई लोगों ने उसे बताया कि वो साधु महात्मा हैं और किसी भी असाध्य रोग को दूर करने की क्षमता रखते हैं। सेठ ने अपने नौकर को उनके पास भेजा। महात्मा जी, हमारे सेठ आपसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं। वो चलते फिरते नहीं हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। साधु के भेष में बैठे हुए चिरंजीवी ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। हाँ, देखो, अगर तुम्हारे सेठ अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो उनसे कह देना कि प्रतिदिन मेरे कुटिया के पास उन्हें चलकर आना होगा। यदि उन्हें यह शर्त मंजूर होगी तो ही मैं उनका इलाज कर पाऊंगा। नौकर सेठ के पास पहुंच गया और उसने चिरंजीवी जी की शर्त के बारे में बता दिया। अरे, मुझे साधु जी की शर्त मंजूर है। यदि उन्होंने मुझे ठीक कर दिया तो मैं उन्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इसके बाद सेठ ने वहां जाने के लिए हिम्मत बांध ली और चल पड़े। वो अपने जीवन में कभी इतना नहीं चले थे, इसीलिए उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था। कहते हैं, यदि मनुष्य कुछ करने का संकल्प कर ले तो उसके अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है और उसी इच्छा के बल पर वो अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है। उन्हें साधु महात्मा पर अपार विश्वास हो चुका था। वे चलते चलते जब साधु जी की कुटिया पर पहुंचे तो वहां साधु नहीं थे। सेठ जी मन में सोचने लगे कि शायद उनके आने में देर हो गई, इसीलिए महाराज कहीं चले गए। वे वहां से फिर पैदल ही अपने घर लौट आए। दूसरे दिन आलसी सेठ फिर साधु महाराज के यहाँ पैदल गए और पुनः उन्हें वहां ना पाकर फिर उन्हें पैदल ही लौटना पड़ा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उसके मन में जिद सवार हो गई थी। उन्होंने संकल्प कर लिया था कि साधु महाराज के दर्शन अवश्य करेंगे और उनसे अपना इलाज भी कराएंगे। एक अद्भुत इच्छा शक्ति के वशीभूत होकर कभी अपने लिए एक गिलास पानी भी ना लाने वाला इंसान पैदल चलकर साधु की कुटिया तक जाने लगा और आने लगा। इस तरह से 1 महीना बीत गया। उनके हाथ पैरों में और पूरे शरीर में नई चेतना आने लगी। अब चलना फिरना उन्हें अच्छा लगने लगा था। उनका आलस्य छूमंतर हो चुका था।
वो अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे थे। एक दिन जब वो कुटिया पर पहुंचे तो आश्चर्यजनक रूप से उन्हें साधु महात्मा जी के दर्शन हो गए। उसने उन्हें देखते ही दंडवत प्रणाम किया। हे महाराज, आप महान हैं। आपकी लीला अपरंपार है। मैं आपसे मिला भी नहीं था और आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करके मेरा इतना सुंदर उपचार कर दिया कि मैं अब चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, हर काम कर सकता हूँ। हे महाराज, आपने तो मेरा चमत्कारिक ढंग से इलाज कर दिया। हे सेठ जी, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अब प्रतिदिन नियमानुसार इसी तरह तुम्हें 2 बार मेरी कुटिया पर आना है और यहां से वापस जाना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। यह लो विभूति, इसे प्रतिदिन अपने माथे पर लगाया करो। वो सेठ नतमस्तक होकर वहां से चला गया और दूसरे दिन चिरंजीवी राजा विक्रम सिंह के दरबार में हाजिर हो गए। राजा ने सेठ को भी बुलावा भेजा था। सेठ ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली चिरंजीवी को समर्पित की। हे राजन, उनका सारा आलस गायब हो चुका है। वाह, शाबाश चिरंजीवी, तुमसे मुझे यही आशा थी। जो राज्य के बड़े बड़े वैद्य ना कर सके वो तुमने कर दिखाया। तुम फिर से अपनी तरकीब में सफल हो गए। वाह। सीख, आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें आलस ना करते हुए हर काम चपलता के साथ करना चाहिए। एक बार राजा विक्रम सिंह अपनी रानी साहिबा से बड़े प्रसन्न भाव से वार्तालाप कर रहे थे। राजन, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कोई बात है? नहीं नहीं रानी साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो चिरंजीवी की कही हुई बातों का ध्यान आ गया, इसीलिए हंसी आ गई। सचमुच चिरंजीवी बहुत बुद्धिमान है। उसके पास हर समस्या का समाधान है। आपके मुंह से मैंने कई बार उनकी तारीफें सुनी है। मैं भी उनकी चतुराई का प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चिरंजीवी तो अक्सर किसी न किसी गूढ़ समस्या का हल निकालकर अपनी चतुराई का प्रमाण दे ही देते हैं। तो ठीक है राजन, मैं भी देखती हूँ कि वो किस तरह कैसे पहेलियों को सुलझाते हैं। ठीक है, शीघ्र ही आपको प्रमाण मिल जाएगा। दूसरे दिन राजा विक्रम सिंह अपने दरबार में कुछ सोचनीय अवस्था में नजर आ रहे थे। हुजूर, आज आपके मन में कोई प्रश्न उबल रहा है, कोई ना कोई बात है। चिरंजीवी, मेरी एक हीरे की बहुत कीमती अंगूठी खो गई है। हुजूर, आप याद कीजिए कि आखिरी बार आपने उसे अपनी उंगली में कब देखा था? कल रात को जब मैंने अपनी उंगली को छुआ तब अंगूठी मेरी उंगली में नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ। हमारे अनुचरों से सभी जगह उस अंगूठी की तलाश की, लेकिन वो मिल ना सकी। न जाने कहाँ खो गई। ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे चुरा लिया हो। हुजूर, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी अंगूठी को किसी चोर ने ही चुरा लिया है। हमें गहरी तहकीकात करनी होगी। ठीक है, अब अंगूठी को चुराने वाले का पता लगाइए। मंत्री जी चोर का पता लगाने में जुट गए। उन्होंने सभी नौकरों से पूछताछ की, उन्हें धमकाया, लेकिन अंगूठी का कोई पता ना चला। राजा ने उन्हें और उनके सहयोगियों को पूरा मौका दिया। कई दिन बीत गए। मंत्री जी की सारी तरकीबें असफल हो गई थी। राजा की अंगूठी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई थी। चिरंजीवी, अब तुम्हारी बारी आ गई है। अंगूठी का पता लगाने की तैयारी कर लो। राजा विक्रम सिंह मुस्कुरा रहे थे। अब हुजूर, यदि आप कह रहे हैं तो मुझे प्रयत्न करना ही होगा। चिरंजीवी ने अपने तरीके से पूछताछ और खोजबीन शुरू कर दी। सभी नौकरों को एक साथ खड़ा कर दिया गया। उन्होंने वारी वारी से सभी के चेहरों पर अपनी नजर डालकर बड़े ही ध्यान से देखा और इसके बाद आकर राजा के पास खड़े हो गए। हे राजन, मैं पूर्णतः जान गया हूँ कि मेरे हुजूर की बेशकीमती अंगूठी किसके पास है। अब मैं पूरे विश्वास के साथ उस आदमी को सबके सामने पेश कर दूंगा। चिरंजीवी की यह बात सुनकर सारे दरबारी आश्चर्यचकित हो गए।
और उत्सुकतावश उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगे। आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखिए। इस समय अंगूठी जिसके पास है उसकी नाक लंबी होती जा रही है और उसके माथे पर पसीना आ रहा है। सभी नौकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनमें से एक नौकर दूसरी तरफ जाकर सबकी नजर बचाकर अपनी नाक को छूते हुए अपने माथे पर हाथ फेराने लगा। चिरंजीवी पूरी तरह से ध्यान दे रहे थे। उस नौकर की उस हरकत को देखते ही उन्होंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस नौकर ने शांत भाव से अपने कुर्ते की जेब से अंगूठी निकालकर राजा के सामने पेश कर दिया। चिरंजीवी की चतुराई को देखकर राजा बहुत खुश होने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी हुए। सभी दरबारी खुश हो गए। ऊपरी मंजिल से रानी ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। हे राजन, ये आदमी निर्दोष है। इस आदमी ने आपकी अंगूठी नहीं चुराई। चिरंजीवी की यह बात सुनकर दरबार में मंत्री जी के साथ साथ सभी लोग आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगे। किसी के अंदर इतना साहस नहीं है कि हमारे राजा की अंगूठी को चोरी कर ले। मैंने भी कभी अंगूठी के चोरी होने की बात नहीं कही, इसीलिए मैंने पूछताछ के दौरान किसी को भी डराया धमकाया नहीं। चिरंजीवी, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि अंगूठी चोरी नहीं हुई है। हुजूर, आपने जब पहली बार तहकीकात की जिम्मेदारी अपने मंत्री जी को सौंपी थी तभी मुझे शक हो गई थी। मैंने सर्वप्रथम आपका ही चेहरा पढ़ लिया था। आपकी मुस्कुराहट और इन गरीब सेवकों के चेहरे पढ़ने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अंगूठी चोरी नहीं हुई बल्कि किसी को हिदायत देकर छिपा कर रखने के लिए दी गई है। किसी भी अनुचर के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखाई दिया। मैं यह बात भली भांति समझ चुका था कि अंगूठी की खोज के साथ साथ मेरी इम्तिहान भी लिया जा रहा है। शाबाश शाबाश चिरंजीवी, अंगूठी की चोरी नहीं होने के बावजूद इस व्यक्ति के पास तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। उसे यह बात गुप्त रखने के लिए मैंने सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चिरंजीवी, हम तुम्हारे बुद्धि और कौशल के पहले से ही मुरीद हैं, लेकिन आज तुम्हारी बुद्धिमता और चतुराई ने हमें और अधिक कायल बना दिया।